ये कहानी उस जगह की है जहां रात होते ही सन्नाटा चीखने लगता है, जहां दीवारों में दबी हुई चीखें अब भी गूंजती हैं और जहां इंसान नहीं साए राज करते हैं। पुणे का चंदन नगर बाहर से देखने पर एक आम कॉलोनी, लेकिन इसके कुछ हिस्सों में जो राज छुपे हैं वो न आपको चैन से जीने देंगे और न चैन से सोने देंगे। चंदन नगर का ये इलाका वैसे तो शहरी हलचल से भरा रहता है, लेकिन इसके कुछ कोने ऐसे हैं जहां शाम होते ही लोगों की रफ्तार धीमी हो जाती है, कदम रुकने लगते हैं और निगाहें कांपते हुए सामने वाले अंधेरे को घूरती रह जाती हैं। 2007 में एक हादसा हुआ जिसने इस जगह को हॉन्टेड बना दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है उस परिवार से जिसने गलती से इस जगह को अपना नया घर बना लिया। रविंद्र कदम एक सरकारी अफसर थे जिन्हें चंदन नगर के एक सरकारी क्वार्टर में ट्रांसफर मिला। उनका सोचना था कि पुणे में पोस्टिंग मिलना उनके करियर का सबसे अच्छा मोड़ है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जिस घर में वो शिफ्ट हो रहे हैं वो घर नहीं, एक डरावनी कैदगाह है। शिफ्टिंग के पहले ही दिन उनके पड़ोसी ने बड़ी अजीब निगाहों से उन्हें देखा और बोला, सर, बच्चों को उस पुराने खिड़की वाले कमरे में मत सुलाना और कोशिश करना रात को 3 बजे के बाद बाथरूम न जाएं। रविंद्र हंस पड़े। उन्हें लगा शायद ये अंधविश्वासी बातें हैं। उन्होंने उसे हल्के में लिया, मगर उस रात ही जब वो अपने पूरे परिवार के साथ नए घर में सो रहे थे, अचानक रात के 2:55 पर किसी के जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। तेज, लगातार, जैसे कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। उन्होंने झटपट उठकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उनकी बीवी सोनी ने कहा, तुमने किसी को देखा? रविंद्र ने मना किया, मगर उनके माथे पर पसीना था। अगली रात उनके छोटे बेटे अर्पित ने बताया कि उसे सपने में एक औरत दिखी जो कमरे के कोने में खड़ी थी और कह रही थी, यह मेरा घर है, तुम क्यों आए हो? उन्होंने फिर भी इसे बच्चों का वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन ये सपने हर रात आने लगे और अब वो सपने नहीं रहे, वो असलियत बन गए। एक रात सोनी ने देखा कि अर्पित अपने बिस्तर पर बैठा है और लगातार दीवार की ओर देखे जा रहा है। वो बोली, बेटा क्या देख रहे हो? अर्पित बोला, वो आंटी को। वो फिर आई हैं। सोनी जब दीवार की ओर देखने लगी तो उसे लगा जैसे दीवार पर एक परछाई सरक रही हो, धीरे धीरे रेंगती हुई। उसने चिल्लाकर रविंद्र को बुलाया, मगर तब तक सब कुछ सामान्य था। उसके बाद घर में एक के बाद एक घटनाएं घटने लगीं। टीवी अपने आप ऑन हो जाता, बल्ब अपने आप फूट जाते, रात के 3 बजते ही घर के पिछले हिस्से से किसी औरत के रोने की आवाज आती। एक दिन रविंद्र ने सीसीटीवी कैमरा लगवाया, लेकिन जो रिकॉर्डिंग मिली वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थी। कैमरे में दिखा कि रात के 3 बजते ही किचन की लाइट खुद ब खुद ऑन होती है, गैस का नॉब घूमता है और एक परछाई किचन के अंदर घूम रही होती है। एक दिन पड़ोसी बुजुर्ग महिला आई और बोली, आपको नहीं बताया किसी ने? इस घर में पहले जो लोग रहते थे उनकी बीवी ने यहीं आत्महत्या की थी, फांसी पर झूल गई थी उसी खिड़की वाले कमरे में, और तब से ही हर किराएदार कुछ महीनों में पागल होकर निकल गया है। कुछ वापस लौटे ही नहीं। रविंद्र को अब यकीन होने लगा कि मामला गंभीर है। उन्होंने पंडित बुलाया, झाड़ फूंक करवाई, हवन करवाया, लेकिन सब बेकार। एक रात रविंद्र की बेटी ने डायरी में लिखा, मम्मी अब मुझसे नहीं होगा, वो आंटी अब मेरे अंदर आना चाहती हैं, वो हर रात मुझसे बात करती हैं, कहती हैं तुम जाओ, मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। रविंद्र ने ये पढ़ते ही बच्ची को लेकर घर से बाहर निकलने का फैसला लिया, मगर जब उन्होंने गाड़ी में सामान रखा और बच्ची को लाने के लिए घर में घुसे तो देखा
बच्ची खिड़की से झूल रही थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो औरत मरी थी। रविंद्र ने दौड़कर बच्ची को उतारा। बच्ची बेहोश थी लेकिन जिंदा। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा इसे कुछ नहीं हुआ, बस मानसिक तनाव है। लेकिन आप इसे उस माहौल से निकालिए जहां ये सब हुआ। उसी रात रविंद्र ने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कहते हैं वो घर अब भी वैसा ही खड़ा है, खिड़की अब भी झूलती रहती है। रात के 3 बजते ही खून की गंध फैलती है और जो भी वहां गया उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर हुई। आज भी चंदन नगर के लोग उस घर के पास से गुजरते वक्त सिर झुकाकर चलते हैं, कुछ तो हाथ जोड़ते हैं और कुछ बस दुआ करते हैं कि उनकी नजर उस खिड़की पर न पड़ जाए, क्योंकि कहते हैं जो उस खिड़की में देख लेता है वो कभी खुद को वैसा नहीं पाता जैसा वो पहले था। क्या आपने कभी ऐसी किसी परछाई को देखा है जो आपके घर के अंदर मौजूद हो? क्या वो आंटी अब भी किसी नए शरीर की तलाश में हैं? क्या रविंद्र का परिवार आज भी उन सपनों से जूझ रहा है? रविंद्र का परिवार वो भूतिया घर तो छोड़ चुका था, लेकिन वो साया, वो डर, वो सच्चाई उनके साथ साथ चल पड़ी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो जो एक मकान समझकर शिफ्ट हुए थे वो असल में किसी की कैदगाह थी, किसी ऐसे अस्तित्व की जो अब न इंसानों में है न दुनिया में, लेकिन उसकी भूख अभी बाकी है। रविंद्र अपनी बीवी और बच्चों को लेकर कोरेगांव पार्क के पास एक नया मकान किराए पर लेकर शिफ्ट हो गए। सोचा था कि सब कुछ पीछे छूट जाएगा, लेकिन डर और रहस्य जब आपकी परछाई बन जाए तो आप कहीं भी जाओ वो साथ चलता है। पहली रात नए घर में सब कुछ सामान्य था, कोई हलचल नहीं, कोई खौफ नहीं। लेकिन सुबह रविंद्र की बीवी सोनी की आंखें सूजी हुई थीं। जब रविंद्र ने पूछा क्या हुआ तो वो रोते हुए बोली, मैंने फिर वही सपना देखा, वही खिड़की, वही साया, वही औरत। वो मुझे कह रही थी तू मुझसे बच नहीं सकती। रविंद्र ने उसे दिलासा दी, लेकिन उसके मन में डर गहराता जा रहा था। उसने अपने एक दोस्त से मदद मांगी, नीरज देशमुख, जो पुलिस में था और पैरानॉर्मल मामलों में दिलचस्पी रखता था। नीरज ने कहा, मुझे उस घर में जाने दो, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर क्या है वहाँ। 2 दिन बाद नीरज अपने कैमरा, EMF डिटेक्टर और साउंड रिकॉर्डर लेकर उस पुराने क्वार्टर में पहुंचा। घर बंद था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला अंदर की हवा में एक अजीब सड़ांध थी, जैसे कोई चीज कई सालों से सड़ रही हो। नीरज ने अपने उपकरण चालू किए और चुपचाप रिकॉर्डिंग शुरू की। वो बोला, अगर इस घर में कोई आत्मा है तो कोई संकेत दो। 3 मिनट, 5 मिनट, कुछ नहीं हुआ। लेकिन 8वें मिनट EMF मीटर अचानक हरे से लाल हो गया। रिकॉर्डर में एक धीमी आवाज आई, बहुत धीमी, लेकिन जब उसे बढ़ाकर सुना गया तो उसमें एक औरत की कराहने जैसी आवाज थी, मुझे क्यों मारा, क्यों छोड़ा, मुझे मुक्त करो। नीरज घबरा गया, लेकिन हिम्मत करके घर के अंदर के हर कमरे की जांच करने लगा। और जब वो उस खिड़की वाले कमरे में पहुंचा तो वहां का तापमान अचानक 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि बाहर 27 डिग्री सेल्सियस था। नीरज को महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। लेकिन तभी कमरे की दीवार पर किसी ने नाखूनों से खुरच कर लिखा था, ICU। नीरज ने सब कुछ रिकॉर्ड किया और तुरंत वहां से निकल आया। अगले दिन उसने रविंद्र को सारी फुटेज दिखाई। रविंद्र हिल गया,
लेकिन इस बार उसने तय किया कि उसे इस राज की जड़ तक जाना होगा। उसने उस इलाके के नगर निगम के एक पुराने कर्मचारी शिवाजी राणे को ढूंढ निकाला, जो पिछले 40 सालों से वहां की जमीन और रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज संभालता था। शिवाजी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने कहा, वो घर असल में पहले एक प्राइवेट मैटरनिटी होम था। 1976 में वहां एक अंग्रेज डॉक्टरन काम करती थी। नाम था एलिजाबेथ शॉ। लोग कहते हैं वो गर्भवती महिलाओं पर एक्सपेरिमेंट करती थी। कई महिलाओं की मौत हो गई। एक दिन भीड़ ने अस्पताल जला दिया। वो डॉक्टर अंदर ही जिंदा जल गई। उसके शरीर का कोई हिस्सा नहीं मिला, लेकिन लोगों का कहना है कि उसका आत्मा वहीं फंस गया है। रविंद्र अवाक रह गया। मतलब वो जो औरत सपनों में आती थी, खिड़की में दिखती थी, वो एलिजाबेथ हो सकती है? शिवाजी ने कहा, आज भी लोग कहते हैं कि उस जल चुके अस्पताल की जगह पर जो मकान बना वो उसी की राख और हड्डियों पर बना है। रविंद्र समझ गया, जो हुआ वो सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक डर नहीं था, ये हकीकत थी। इसी बीच एक नई घटना हुई जिसने सब कुछ और भी गहरा कर दिया। रविंद्र की बेटी सानवी, जो अब ठीक हो रही थी, अचानक फिर से बोलने लगी अंग्रेजी में। वो एलिजाबेथ की कहानी बता रही थी। डॉक्टरन कैसे बुरी आत्मा बनी, उसने कैसे मौत का सामना किया और कैसे वो शरीर की तलाश में है ताकि वापस आ सके। रविंद्र ने उसे एक बार फिर मंदिर लेकर गया। पंडित ने साफ कहा, ये आत्मा सिर्फ हवन से नहीं जाएगी, इसे उसी जमीन में बांधना पड़ेगा जहां इसका अंत हुआ था। अगर इसका कोई हिस्सा, कोई वस्तु, कोई हड्डी वगैरह अब भी जमीन में दबा है, तो उसे निकालकर विधिवत विसर्जित करना होगा। रविंद्र ने फैसला किया कि वो खुद उस पुराने घर की खुदाई करवाएगा। एक रात वो नीरज और 2 मजदूरों के साथ गए। पीछे वाले आंगन में खुदाई शुरू हुई। लगभग 6 फीट खुदाई करने के बाद उन्हें कुछ मिला। लकड़ी की एक जली हुई पेटी, जिसे निकालते ही पूरा इलाका अजीब सी ठंडी हवाओं से भर गया, जैसे कोई नाराज हो गया हो। पेटी खोलते ही उसमें से एक औरत का जला हुआ लॉकेट, पुराने दस्तावेज और खून से सना हुआ एक कपड़ा मिला। नीरज ने तुरंत वो चीजें सफेद कपड़े में लपेटी और उन्हें पवित्र नदियों में विसर्जित किया। उसी रात रविंद्र के सपने बदले। खिड़की गायब हो चुकी थी। एलिजाबेथ की आत्मा ने आखिरी बार उसकी ओर देखा और बोली, अब मुझे कोई डर नहीं, मैं जा रही हूं। लेकिन क्या ये अंत था या सिर्फ एक विराम? क्योंकि अगले दिन उसी गली में एक नया परिवार शिफ्ट हुआ और पहली रात ही उनके बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा, वो आंटी कौन थी जो खिड़की से देख रही थी? रविंद्र और उसका परिवार अब शांति की तलाश में था, लेकिन चंदन नगर की ये डरावनी कहानी थमी नहीं थी, क्योंकि जैसे ही एलिजाबेथ की राख को विसर्जित किया गया, उसी रात एक नया परिवार उस घर में शिफ्ट हुआ। संदीप शुक्ला, उनकी पत्नी अनिता और 2 जुड़वा बच्चे राज और रवि। उनका सोचना था कि ये महज अफवाह है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन रात को जो हुआ उसने उनके इस भरोसे को टुकड़े टुकड़े कर दिया। पहली रात संदीप ने सपने में देखा, एक अंग्रेज औरत उसके सिरहाने खड़ी है, हाथ में जली हुई डॉक्टर की ड्रेस है और आंखें ऐसी जैसे अंगारे हों। वो बोली, दिस इज नॉट योर प्लेस, गेट आउट बिफोर इट्स टू लेट। सपना था, लेकिन पसीना हकीकत में बह रहा था। सुबह उठते ही उनकी पत्नी ने बताया कि रात को किचन से किसी महिला की हंसी की आवाज आ रही थी।
बच्चे भी कहने लगे, पापा, वो खिड़की वाली आंटी कल रात हमें देख रही थीं। वो मुस्कुरा रही थीं, लेकिन उनकी आंखें बहुत डरावनी थीं। संदीप ने अब तक इस डर को झुठलाया हुआ था, लेकिन 2 दिन बाद घर के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। राज और रवि रात को अपने कमरे में सो रहे थे। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो देखा दोनों बच्चों ने अपनी दीवार पर अंग्रेजी में कुछ लिखा था। शी लाइव्स हियर, शी आईएस इनसाइड यूएस। अनिता घबरा गई। उसने दोनों बच्चों से पूछा, ये किसने लिखा? बच्चों ने कहा, हम नहीं जानते, हमें तो लगा ये आप लोगों ने लिखा है। और अब हर रात कुछ न कुछ नया होने लगा। दरवाजे अपने आप खुल जाते, दर्पण में किसी और का चेहरा नजर आता। रात के 3 बजते ही दीवारों पर खून के निशान दिखने लगते। संदीप ने एक दिन हारकर उसी आदमी से संपर्क किया जिसने पहले इस घर से भाग निकाला था, रविंद्र कदम। रविंद्र ने उसे सब बताया, एलिजाबेथ का सच, आत्मा का कब्जा और विसर्जन का किस्सा। लेकिन संदीप बोला, अगर आपने आत्मा को मुक्त कर दिया था तो ये सब फिर क्यों हो रहा है? रविंद्र ने ठंडी सांस भरी और कहा, शायद आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन कुछ तो ऐसा छूट गया था जो अब भी उस जमीन से बंधा है। और फिर शुरू हुई सबसे खतरनाक पड़ताल। संदीप ने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बुलाया, डॉक्टर करण वर्दे, जो भारत के गिने चुने साइंटिफिक एक्सॉर्सिस करने वाले व्यक्तियों में से एक था। डॉक्टर करण ने उस घर में 4 रात्रियां बिताईं और चौथी रात उसने एक भयावह वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो में दिखता है राज और रवि कमरे में सो रहे हैं और उनके सिर के ऊपर एक काली परछाई धीरे धीरे झुकती है और बच्चों के मुंह में घुसने की कोशिश करती है। उसी वक्त बच्चे करवट लेते हैं और वो परछाई पीछे हट जाती है। डॉक्टर करण ने कहा, ये आत्मा अब बच्चों के शरीर में घर बना रही है। ये अब भटकती नहीं, ये कैद करती है, धीरे धीरे अंदर आती है और फिर पूरा कब्जा कर लेती है। उन्होंने कहा, इस आत्मा को जमीन से अलग नहीं किया गया था, विसर्जन अधूरा था और अब ये बच्चों को अपने नए वास के रूप में देख रही है। अब वक्त था अंतिम लड़ाई का। डॉक्टर करण ने उस घर में एक फुल स्केल एक्सर्सिज्म की योजना बनाई, एक ऐसा अनुष्ठान जो उस आत्मा को वापस उसकी दुनिया में धकेल सके। रात को 12 बजे सब तैयारी की गई। मंत्रोच्चार शुरू हुए। गंगाजल, हवन सामग्री, पुरानी वस्तुएं और वो लॉकेट जो एलिजाबेथ की निशानी थी, सब एक जगह रखा गया। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, घर में हवा रुक गई। अचानक कांच के सारे शीशे एक साथ फूटने लगे और बच्चों के मुंह से वही आवाज निकली जो एलिजाबेथ की थी, You can't take me out, this is my place. I was born here. I died here, and I will live again. बच्चों की आंखें सफेद हो गई थीं। कमरे में धुआं भरने लगा। सभी ने मिलकर मंत्रों का उच्चारण तेज किया। लॉकेट को आग में डाला गया और तभी एक भयानक चीख गूंजी, इतनी जोर की कि आसपास के मकानों की खिड़कियां हिल गईं। और फिर सब शांत हो गया। बच्चे बेहोश हो गए, लेकिन जिंदा थे। डॉक्टर करण ने थकते हुए कहा, शायद अब ये आत्मा वापस नहीं आएगी, लेकिन एक बात तय है, ये जमीन शापित है। यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जो कभी सुलझा ही नहीं। लेकिन क्या ये सच था या फिर कुछ छूट गया था? एक हफ्ते बाद पास ही के मंदिर के पुजारी ने पुलिस को बुलाया। कहा, मंदिर की पीछे की दीवार पर हर रात किसी औरत की परछाई दिखाई देती है और वो कुछ खोज रही होती है।
हर कोई उस घटना को भूल चुका था, लेकिन अजय नहीं। उसके मन में अब भी वो रातें जिंदा थीं। उसने कभी किसी से उस लड़की के बारे में बात नहीं की, परंतु रोज अपने कमरे में बैठकर उसकी आंखों में वो चेहरा उभर आता था। अधजली काया, खून से सनी सफेद साड़ी और वो सन्नाटे में गूंजती चीखें। फिर एक दिन अजय अचानक लापता हो गया। न फोन, न पता, न कोई चिट्ठी। जैसे जमीन निगल गई हो। पुलिस को उसके कमरे से कुछ नहीं मिला, बस एक पुराना डायरी का पन्ना, जिस पर लिखा था, वो लौट आई है, इस बार मुझे अपने साथ ले जाने। लोगों ने इसे पागलपन समझा, किसी ने कहा आत्महत्या, किसी ने अपहरण। लेकिन रहस्य वहीं नहीं रुका। चांदन नगर की वही बिल्डिंग जहां कभी वो हादसा हुआ था, अब दोबारा किराए पर दी गई थी। एक नया जोड़ा वहां रहने आया और पहले ही दिन रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, मगर नीचे जमीन पर एक जला हुआ पायदान पड़ा था, जिस पर राख से लिखा था, जो कोई भी इस घर में रहेगा, उसे मेरी अधूरी कहानी पूरी करनी होगी। उस रात उस जोड़े को कुछ अजीब सपने आने लगे। सपनों में एक ही आवाज सुनाई देती, मुझे इंसाफ दो, मुझे इंसाफ दो। कुछ हफ्तों बाद वह बिल्डिंग फिर से खाली हो गई। आज भी अगर आप चांदन नगर की उस गली से गुजरे तो आपको एक पुरानी खिड़की से जलने की बू और किसी के रोने की आवाज आ सकती है। लोग कहते हैं वो आत्मा आज भी वहां है, इंसाफ की तलाश में, और जो उसकी कहानी को जानता है वो कभी जिंदा नहीं लौटता। तो अगली बार अगर आप पुणे के चांदन नगर जाएं और किसी महिला की रोने की आवाज सुने तो पलटकर कभी मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो किसी और को नहीं, बस आपको ढूंढ रही हो। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो अगली कहानी के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगली बार हम लेकर आ रहे हैं भारत के सबसे रहस्यमय गांव की कहानी, जहां लोग आते हैं लेकिन कभी लौटकर नहीं जाते। क्या आप जानना चाहेंगे उस गांव का नाम? बताइए हमें कमेंट में। एंड ऑफ स्टोरी।